Hello everyone. Today is Monday and this is the first day of the new week. नए वीक के लिए अपने टारगेट्स बनाइए, प्लान्स बनाइए, गोल्स बनाइए और उनको कैसे अचीव करना है ये सारी प्लानिंग करिए. एंड आई एम श्योर कि आप ये सब इस वीक के एंड में अचीव करेंगे. सो इस नए वीक को पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म के साथ स्टार्ट करिए. चलिए इसी के साथ हम आज का एजेंडा स्टार्ट करते हैं, विच इज द एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटिंग 26th of April. This is page number 6, editorial page of the Hindu e-paper. Actually, these are the 4 articles. Let's start with a very important article, which is a green partnership. Chaliye, let's understand what this article is about. This article is about जो अभी एक लीडरशिप समिट यूएस ने ऑर्गेनाइज किया था, मिस्टर जॉय बिडेन ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड के लीडर्स को इनवाइट किया था इस वर्चुअल मीटिंग के लिए, जहां पर उन्हें डिस्कस करना था कि जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड या क्लाइमेट के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है. स्पेशली अगर मैं टर्म की बात करूं तो दिस इज कार्बन एमिशंस. मतलब जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस, ऐसी गैसेस जो एनवायरनमेंट को डैमेज करती हैं, तो उन्हें कार्बन एमिशंस को अगर हम बात करें तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए. सो इसलिए उन्होंने एक लीडर्स समिट ऑर्गेनाइज किया था और ये लीडर्स समिट ऑर्गेनाइज हुआ था 22nd and 23rd अप्रैल. 2 days का समिट था ये. सो उसके क्या आउटकम्स हैं, उसमें क्या इंडिया को करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या डिस्कशंस हुए थे, वो इस आर्टिकल में है. सो दिस इज अ बिट इम्पोर्टेंट एज आवर एग्जाम व्यू पॉइंट. लेट्स अंडरस्टैंड. A US-India climate pact has the potential to aid sustainable post-pandemic development. So बोला गया कि यूएस इंडिया का जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड जो पैक्ट है, उसमें ये पोटेंशियल्स हैं कि वो पोस्ट पैंडेमिक, अगर इस जब ये पूरा पैंडेमिक ओवर हो जाएगा उसके बाद जो डेवलपमेंट्स होंगे उसको सपोर्ट करने का पोटेंशियल है. The US-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership raises expectations that the coming decade will see sustainable financial and technological cooperation between two countries. So ये जो पैक्ट है इंडिया और यूएस के बीच में कि 2030 क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी, सो इससे सबकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन होगा. एंड ये कोऑपरेशन स्पेशली ग्रीन हाउसेस गैस के जो एमिशंस हैं जो एनवायरनमेंट में जाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होगा. At the Leaders Summit on Climate, organized by US President Joe Biden, the world's attention was focused on countries responsible for the highest carbon emissions. ऐसी countries पर focus था जिनका कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा है, तो इस समिट में उन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था. अब इस में इंडिया का क्या रैंक है? सो इंडिया रैंक थर्ड. कैन यू इमेजिन, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का थर्ड रैंक है सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन करने की लिस्ट में. फर्स्ट 2 है यूएस एंड चाइना. ऑल्दो हालांकि हमारा जो पर कैपिटा CO2 एमिशन है, पर कैपिटा मींस पर पर्सन, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो जो पर पर्सन अगर एमिशन हम निकालते हैं, so these emissions are less than 60% of the global average. जो ग्लोबल एवरेज है उससे 60% कम है हमारा पर पर्सन ये एमिशन का जो रेट है. ये पॉइंट नरेंद्र मोदी जी ने पॉइंट आउट किया इस समिट में. There is little confidence in a pandemic-stricken world, however, that future growth pathways will be aligned away from fossil fuels. हालांकि बहुत कम कॉन्फिडेंस है, अभी हर जगह पैंडेमिक की सिचुएशन है, बट फ्यूचर जो ग्रोथ है वो ऐसा सोचा गया कि फॉसिल फ्यूल्स के हटाकर इनके ऊपर पाथ बनाया जाएगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाते हैं, इन्हें फिर से बनने में बहुत साल लगते हैं. तो फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन कम करना है, रिन्यूएबल एनर्जीज पे फोकस करना है. The International Energy Agency (IEA) expects a dramatic rise in emissions as countries race to shake off the impact of coronavirus as they did after 2008 financial crisis. जो IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसका ये एक्सपेक्टेशन है कि जैसे ही ये पैंडेमिक की सिचुएशन खत्म होगी, जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा.
क्योंकि ऐसा 2008 में भी हुआ था जब फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद एमिशंस बहुत ज्यादा गए। सी एमिशन बहुत ज्यादा होना क्या मतलब, फैक्ट्रीज का काम करना, इंडस्ट्रीज का काम करना, जिससे एनवायरनमेंट में आप ये सारे एमिशंस देते हो। तो जब डेवलपमेंट होगा, कुछ मैन्युफैक्चर होगा, इंडस्ट्रीज होंगी, तभी एमिशंस बहुत स्पीड से बढ़ेगा। Yet the years to 2030, as President Biden put it, are part of a decisive decade. और बिडेन ने, मिस्टर प्रेसिडेंट बिडेन ने अभी भी ये बोला है कि ये जो 10 साल का जो ड्यूरेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एक्शन टू स्केल अप फंडिंग एंड इनोवेशन कैन हेल्प ऑल कंट्रीज मूव क्लोजर टू कीपिंग ग्लोबल वार्मिंग well below 2 degree or even 1.5 degree as the Paris Agreement envisages. पर उनका ये भी कहना है कि अगर हम फंडिंग बढ़ाते हैं, इनोवेशंस करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज लाते हैं अगर, तो हम अपने इस ग्लोबल वार्मिंग का जो गोल है कि इसे रिड्यूस करना है 2 डिग्री या 1.5 डिग्री तक लेकर आना, जैसा कि पेरिस अग्रीमेंट में कमिट किया था, तो हम इस गोल के थोड़ा पास पहुंच सकते हैं। चांसेस हैं कि अगर हम इनोवेशंस पर अगर ध्यान दें तो ये पॉसिबल है। There are many aspects to the bilateral pact that could be transformative for energy intensive sectors in India. So बहुत सारे ऐसे aspects हैं जिसमें bilateral pact मतलब दोनों countries का जो pact है उसके बहुत सारे ऐसे aspects हैं कि हम energy intensive मतलब जहां पर एनर्जी का ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है ऐसे सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले फोकस होगा रेन्यूएबल पावर एक्सपेंशन। रेन्यूएबल पावर मतलब ऐसे एनर्जी जिसको हम रीन्यू कर सकते हैं, अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स जिसे हम रीन्यू इतनी जल्दी नहीं कर सकते। सो पहला टारगेट है कि रेन्यूएबल पावर को हमें 450 गीगावाट तक ले जाना है। With open source technologies, India could incorporate innovative materials and process to decarbonize industry. सो अगर हमें टेक्नोलॉजीज का ओपन सोर्स मिलेगा तो इंडिया नए मटेरियल्स को इनकॉर्पोरेट कर सकती है, नए प्रोसेसेस ला सकती है, जिससे इंडस्ट्री में डीकार्बनाइज हो सके। Many developed countries tend to view India's reluctance to commit to a net zero emission target as recalcitrance. But the climate change crisis originated not here but in the industrial world, which has used up much of the world's carbon space. अब हालांकि इंडिया ने नेट जीरो एमिशन अचीव करने का एक डेट नहीं दिया है, ऐसा डेट जिस डेट तक हम ये नेट जीरो अचीव कर लेंगे। सो अभी एक्सपेक्टेशन है कि हर कंट्री अपना एक डेट दे, 2050, 2040, व्हाटएवर जो भी डेट है, पर आपको एक डेट देना है कि आप इस डेट तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करेंगे। बट इंडिया ने डेट देने से मना कर दिया। तो बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज ये मान रही हैं कि ये जो इंडिया ने डेट नहीं देने का फैसला किया है ये बहुत ही रिकल्सिट्रेंस है। सी रिकल्सिट्रेंस का मतलब एक बहुत ही जिद वाली बात या अड़ियल हो जाना या किसी और की बात को नहीं समझना, नहीं मानना। तो हमें डेवलप कंट्रीज इस तरीके से देख रही कि इंडिया एक जिद पर है और मान नहीं रहा। बट ये जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है ये शुरुआत हमसे नहीं हुआ, ये शुरुआत तब हुआ था जब इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड हुआ था, जब ये डेवलप्ड कंट्रीज है इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज कर दिया है। उन्होंने ऑलरेडी इस वर्ल्ड का जो कार्बन स्पेस था, हर किसी का जो स्पेसिफिक एक अलोकेशन था, वो डेवलप्ड कंट्रीज ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ले रखा है। A forward-looking policy should envision green development, providing funding green technologies as compensation for the emission space lost by poorer countries. So अब अगर हम इस पॉलिसी में आगे देखें तो हमें ये देखना चाहिए कि इस ग्रीन डेवलपमेंट के लिए नए पॉलिसीज होना चाहिए, फंडिंग होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजीज होना चाहिए, और ये सब एज अ कॉम्पनसेशन डेवलप्ड कंट्रीज को देना चाहिए, उन कंट्रीज के लिए जो कि अभी तक पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में आती हैं। सो उन कंट्रीज को अभी सपोर्ट करना ही पड़ेगा, डेवलप्ड कंट्रीज को, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज अ विन विन गेम। ये दोनों के लिए ही विन या दोनों के लिए जीतने वाली चीज होगी कि डेवलप्ड कंट्रीज अगर पुअर कंट्रीज का सपोर्ट करती हैं, सो दोनों के लिए ही इसमें अच्छाई है, since it would aid sustainable development, boost employment, clean up the environment, and crucially help all countries emerge healthier from the pandemic.
सो एक जगह होगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वायरमेंट क्लीन होगा, और दूसरी तरफ सारी कंट्रीज हेल्दी कंट्रीज बन के निकलेंगी इस पैंडेमिक के बाद। British Prime Minister Boris Johnson, who announced enhanced ambition at the summit for Britain, उन्होंने जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अपना कार्बन एमिशन कट करेंगे 78% से, और उसके लिए डेट दिया है उन्होंने 2035, तो 2035 तक 78% तक वो कम कर देंगे। Advance the agenda by calling for climate funding by rich nations to exceed the decade-old goal of $100 billions. For the India-US agreement to yield results, Mr. Biden would have to persuade industry and research institutions at home to share knowledge and subsidize transfer of technologies. और इंडिया यूएस का जो अग्रीमेंट है उसके अगर रिजल्ट्स तभी बाहर आएंगे जब मिस्टर बिडेन अपने कंट्री मतलब यूएस के जो इंडस्ट्रीज हैं या जो रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें प्रमोट करें कि वो उनकी जो भी फाइंडिंग्स हैं या जो भी नॉलेज है वो शेयर करें, और जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती है वो भी इंडिया को ट्रांसफर करें। He has won commendations for steering America around from the science-deprived Trump years and announcing enhanced ambitions. हालांकि मिस्टर बिडेन को बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही है कि उन्होंने ट्रम्प के बाद से काफी अच्छे से चीजों को हैंडल किया है। जो ट्रम्प के टाइम पर साइंस को बहुत ज्यादा साइड में रख दिया गया था, साइंस डिप्राइव हो चुका था अमेरिका, उसको उन्होंने वापस किया और उन्होंने बहुत सारे एम्बिशंस अनाउंस करे। So, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एम्बिशन ये था कि वो 50% एमिशन कट करेंगे बाय 2030, बट मच ऑफ हिज क्लाइमेट एफर्ट विल रिलाई ऑन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। पर उनके बहुत सारे जो भी डिसीजंस हैं क्लाइमेट को लेके वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे डिपेंड करता है। ये चीजें इम्प्लीमेंट किस तरीके से होती हैं। With political will on both sides, the engagement with India can become a model. सो दोनों ही कंट्रीज की अगर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करते हैं, दोनों ही अगर चाहेंगी तो इंडिया के साथ ये जो एंगेजमेंट है यूएस का, ये एक मॉडल की तरह काम कर सकता है, दूसरी कंट्रीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है अगर हमें यूएस अगर प्रॉपर मैनर में सपोर्ट करेगा तो ही। So this was very important article, one of very important article, क्योंकि इतने दिनों से एक ही चीज चल रही है लगातार, नेट जीरो एमिशंस, कार्बन एमिशंस कम करना है, ग्लोबल टेम्परेचर हमें कम करना है, बिकॉज इस पैंडेमिक की सिचुएशन ये अभी नियर बाय सिचुएशन है, पर अगर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं, सो कार्बन एमिशंस जो एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को जो डैमेज कर रहा है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। चलिए, let's move towards next articles. So now after the out of these 3 articles, 2 articles are based on the COVID situation. This article says about the lockdowns कि lockdowns कितने important हैं, किस तरीके से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो इतनी अफरा तफरी मची हुई है, लोगों की रूटीन की जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, इतनी सारी डेथ हो रही है, तो उसमें लॉकडाउन अगर करते हैं तो किस तरीके से करना चाहिए, कैसे सेंटर को, स्टेट गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों का सपोर्ट लेना चाहिए। सो लॉकडाउन को अगर यूजफुल बनाना है, क्योंकि लास्ट टाइम के लॉकडाउन से बहुत से लोग घबराए हुए हैं, सो उस स्कैरी, उस डेंजरस सिचुएशन से अगर बाहर लाना, तो इस बार अगर लॉकडाउन करते हैं तो बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान होना चाहिए गवर्नमेंट के पास। सो सेंटर्स, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के साथ मिलके प्रॉपरली अगर ये स्ट्रैटेजिकली प्लान बनाएंगे तो लॉकडाउन बेनिफिट हो सकता है। One more article is based on the again COVID-19 situation. This is about vaccination drive. कि किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, किस तरीके से 18 प्लस के लोगों को भी अगर सिस्टमैटिक मैनर में वैक्सीनेशन मिलेगा तो ये इस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, सेकेंड वेव को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो कैसे वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचना चाहिए, जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए, क्या किया जा सकता है, ये सब कुछ इसके बारे में इस आर्टिकल में डिस्कस किया है। सो अगर आप सिंपल रीडिंग करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। And this last article is about India and Bangladesh relationship. So इसमें इंडिया को अप्रिशिएट किया है, जो राइटर है उन्होंने बोला है कि आज बांग्लादेश जो कुछ भी है वो इंडिया की वजह से है,
और इंडिया के लिए सबसे बड़ी तारीफ की बात यही है कि बांग्लादेश आज की डेट में एक प्रॉस्परस कंट्री बन गया है। सो बहुत सारी चीजें पास्ट में जाकर बात करी कि कैसे 1971 की लड़ाई में इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, उसे ईस्ट पाकिस्तान से नया नाम दिया, बांग्लादेश सेटल किया, वहां के इतने सारे जो इमिग्रेंट्स थे उनको हैंडल किया वहां की, और ये सब करने के बावजूद भी इंडिया ने अपना कोई होल्ड नहीं रखा बांग्लादेश में। उस बांग्ला वहां पर उसे एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने दिया, वहां की अपनी एक गवर्नमेंट बनने दी और उन्हें खुद से रूल करने के लिए छोड़ा। सो इंडिया ने इतना सपोर्ट करके भी बांग्लादेश पे कहीं भी कोई राइट्स नहीं दिखाए या कोई हक नहीं जताया या अपना कोई पोजीशन या स्टांस वहां पर नहीं रखा। सो ये बहुत तारीफ वाली बात है कि क्योंकि ऐसा वर्ल्ड में कहीं देखा नहीं जाता कि अगर किसी को हेल्प किया एक नेशन डेवलप करने में तो हर कंट्री चाहती कि मेरा एक होल्ड होना चाहिए। पर ये इंडिया का बड़प्पन था, एक बड़ा दिल था कि उसने बांग्लादेश को खुद से डेवलप होने के लिए उनकी खुद की गवर्नमेंट बनने दी, सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनने दिया और उन्हें खुद से रूल करने दिया बिना किसी भी इंटरवेंशन के। किस तरीके से इंदिरा गांधी के रूल के टाइम पर ये चीजें इंप्लीमेंट हुई थी, उस समय पाकिस्तान से वॉर हुआ था, उस समय बांग्लादेश वाला ये वॉर हम कर रहे थे। सो लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन इन 1971, बहुत ही क्रूशियल ईयर था 1971 जहां पर ये सारी चीजें हो रही थी। बट फिर भी हमने सब कुछ हर किसी की मदद करते हुए ये सब बांग्लादेश को इतना सपोर्ट करके हम लोग फिर भी अपने कंट्री पर फोकस कर पाए, क्योंकि 1971 में हमने श्रीलंका को भी एक सपोर्ट दिया था, हमने पाकिस्तान से भी लड़ाई लड़ रहे थे, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन। बट हाँ, अगर हम ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे रेफ्यूजीज की बात करते तो उनको इंडिया ने जगह दी थी, बहुत सारे डिस्टरबेंस हुए थे, बट फिर भी चीजें काफी अच्छे मैनर में या बेस्ट पॉसिबल मैनर में हैंडल हो पाई थी। सो प्लीज रीड दिस आर्टिकल, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट कि क्यों बांग्लादेश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इंडिया के क्या इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश को लेकर किस तरीके से बांग्लादेश इम्पोर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है, इंडिया का कितना रोल है बांग्लादेश के साथ और किस तरीके के रिलेशंस हम मेंटेन करते हैं। चलिए, सो दिस इज योर होमवर्क कि आप इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। एंड सेकेंड होमवर्क इज ये जो लीडर समिट हुआ था क्लाइमेट का, जो जॉय बिडेन ने ऑर्गेनाइज किया था, उसके ऊपर आप स्टडी करेंगे कि क्या डिस्कशंस हुए थे, क्या कंट्रीज ने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, किसने क्या नेट जीरो एमिशंस का डेडलाइन दिया है, किसने किन किन चीजों के लिए अग्री किया है। So this is your homework. Thank you so much, everyone. This is all from my side for today's session. Take care of yourself, stay home and stay safe.